शादी को कई साल गुजर चुके थे। मेरी फूफो भी औलाद थी। फिर अचानक मेरे फूफा की वफात हो गई। जवान फूफो घर में तनहा थी, इसलिए मुझे फूफो के पास छोड़ दिया गया। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी। शुरू शुरू में फूफो मुझसे अलग थलग और सारा दिन खामोश रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में बेदखली बढ़ने लगी और मैं फूफो के कमरे में ही सोने लगा। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो देखा फूफो मेरी चारपाई के पास खड़ी थी और मेरे ऊपर झुककर मेरी फूफो रो रो कर हल्कान हो रही थी। फूफा की वफात पर मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से उनके घर आया था। फूफा और फूफो की कोई औलाद तो नहीं थी। फिर भी फूफा फूफी दोनों अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे से वफा की और एक दूसरे का साथ निभाया। लेकिन फूफा के यूं अचानक चले जाने पर फूफो बहुत ज्यादा गमगीन हो चुकी थी। मेरी माँ उन्हें मुसलसल तसल्लियां दे रही थी, लेकिन फूफो तो बार बार बेहोश हो जाती थी। 3 दिन मेरी अम्मी ने फूफो को संभालते में गुजार दिए। मेरे फूफा की मलकियत में बहुत सी जमीनें थी, जिनसे उन्हें हर माह अच्छी खासी माकूल आमदनी होती थी। इसलिए फूफा के गुजर जाने के बाद माली तौर पर फूफो को कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जा सकता था। फूफो की उम्र 32 साल या 34 साल के करीब हो चुकी थी और अभी शोहर के बिछड़ जाने का गम ताज़ा था और वह बाकी जिंदगी फूफा के नाम पर ही गुजारना चाहती थी। अपने घर में सबसे छोटा था। मेरे 3 बहन भाई मुझसे बड़े थे। मेरी उम्र उस वक्त शायद 15 साल थी। अम्मी ने कहा कि हम फूफो को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए सलमान को इनके पास छोड़ देते हैं ताकि वह तन्हाई से बच सकें, वरना फूफो तो यकीनन फूफा बशीर को याद कर करके बीमार पड़ जाएंगी। मेरी फूफो भी उस बात पर राजी हो गई और बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, सलमान को यहीं मेरे पास छोड़ दो। मेरे वालिद ने कहा, सलमान यहीं रहेगा और मैं इसका दाखिला यहीं किसी करीबी स्कूल में करवा देता हूँ और इसकी तालीम से जितना भी खर्च आएगा मैं खुद ही उठाऊंगा। फूफो ने फौरन जवाब दिया, भाई साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? सलमान मेरे बच्चों की तरह है और मैं अकेली जान इतने पैसे क्या करूँगी? ये कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसके खर्चे का सोचें। लेकिन मेरे वालिद ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो खुद तमाम खर्चा उठाएंगे। इस तरह मैं फूफो के साथ रहने लगा और वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, कुछ अजीब वाक़यात पेश आ रहे थे और इन वाक़यात ने मुझे परेशान करके रख दिया था। वैसे तो मेरी फूफो का घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें 4-5 कमरे थे, लेकिन जब मैं अलग कमरे में सोने के लिए जाता तो फूफो कहती, सलमान अकेले में मुझे बहुत घबराहट होती है, तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैंने फूफो की बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। अब बेड के पास फूफो ने मेरी एक चारपाई लगा दी थी। मैं नींद का बहुत पका था। एक तो उम्र ऐसी थी, दूसरा सुबह स्कूल भी तो जाना होता था, वापस आकर भी मसरूफ रहता था, स्कूल का काम करता, फिर फूफो के लिए बाजार से सामान लाकर देता और छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाता और इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता था। फूफो सारा दिन मुझसे गपशप करती रहती। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि वो मेरे साथ घुल मिल चुकी है। दिन तो यूं ही गुजर जाता था, लेकिन एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई और मैंने अजीब मंजर देखा। उस मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे अब नींद भी नहीं आ रही थी। शायद इसकी वजह यह थी कि आज छुट्टी थी और मैं देर से उठा था, इसलिए नींद पूरी हो चुकी थी। शायद आंखें बंद किए मुझे आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश ही कर रहा था। अचानक मेरी फूफो अपने बेड से उठी। उन्होंने अपने गले से दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया और उसके बाद उनका रुख कमरे के वॉशरूम की तरफ था। हालांकि दिन भर कभी मैं फूफो को दुपट्टे के बगैर नहीं देखता था और ना ही मैंने उन्हें अपने सामने ऐसा करते देखा था। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं सो चुका हूँ। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो उनके बाल गीले थे, पानी टपक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो नहाकर आई हो। सर्दियों का मौसम था और मैं रजाई में घुसा हुआ था, लेकिन वो उस वक्त नहाकर आई और बुरी तरह कपकपा रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि आधी रात को कौन नहाता है? अगर नहाना ही था तो दिन के वक्त धूप में नहा लेती, ना कि इस वक्त। फूफो फौरन अपने बेड पर लेट गई और रजाई ओढ़कर सो गई। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, मगर अजीब महसूस हुआ। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो खुद को रोक ना पाया
और फूफो से पूछ ही लिया, फूफो आप आधी रात को नहाने क्यों गई थी? मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, फिर कुछ गड़बड़ा गई और हकलाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन इतनी सर्दी में रात के वक्त नहीं नहाना चाहिए, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। फूफो मेरी बात सुनकर सर झुकाकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, कुछ नहीं होता मुझे। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया और वो कहने लगी, तुम रात को जाग रहे थे क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह देर से उठा था, इसलिए रात को नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए फूफो से बातचीत के दौरान नाश्ता खत्म किया और स्कूल चला गया। लेकिन जब स्कूल से वापस आया तो देखा कि फूफो खोई खोई सी हैं, जैसे वो गहरी सोच में गुम हो। घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि यहाँ गांव में यही रिवाज था कि सभी घरों के दरवाजे दिन के वक्त खुले रहते थे और रात को बंद किए जाते थे। एक दूसरे के घरों में आना जाना भी आम सी बात थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा कि फूफो चारपाई पर बैठी सब्जी बनाने में मसरूफ थी। मैंने उन्हें सलाम किया, लेकिन वो किसी सोच में इस कदर गुम थी कि उन्हें शायद मेरा सलाम सुना ही नहीं और ना ही जवाब दिया। मैं उनके पास गया और कहा, फूफो। मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। मेरी तरफ देखते ही कहने लगी, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं तो अभी आया हूँ। सलाम भी किया, मगर आप न जाने किन सोचों में गुम है। फिर मुझे लगा शायद वो फूफा को याद कर रही होंगी। मैंने कहा, क्या आप हर वक्त फूफा को याद करती रहती हैं? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें और खुश रहा करें। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुश रहा करूँगी। तुम जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने महसूस किया कि अब फूफो हर वक्त किसी न किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। पहले तो वो फूफा को याद करते हुए मुझसे उनकी बातें करती थी, लेकिन अब वो हर वक्त खामोश रहती थी। ज्यादातर मेरे बुलाने पर इस तरह चौंक जाया करती थी जैसे डर गई हो। उसी रात जब मैं अपनी चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मगर मैं सोया हुआ नहीं था। कमरे में अंधेरा था, मगर खिड़की खुली हुई थी, यहाँ से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और मैं पुप्पो को बखूबी देख पा रहा था। आंखों में हल्की सी झुर्री रख कर मैं पुप्पो को देख रहा था। शायद मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है। तभी पुप्पो अपनी जगह से उठी और वो मेरी चारपाई के करीब आई, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। ये देखकर मेरा दिल तेज रफ्तारी से धड़का, मगर मैं इसी तरह चुपचाप लेटा रहा। जब उन्हें लगा कि मैं सो चुका हूँ तो वो दोबारा वापस चली गई। पुप्पो फिर से वॉशरूम में घुस चुकी थी और इस बार वो नहाकर आई थी, मगर वो बहुत देर बाद बाहर निकली थी। मुझे याद तो नहीं, मगर शायद 2 घंटे बाद। मैं हैरान था कि वो वॉशरूम में इतना वक्त क्यों लगा रही है। इतनी सर्दी में 2 घंटे नहाना मेरे लिए तो हैरत की बात थी। जब वो बाहर आई तो बुरी तरह कँपकपा रही थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहा कर आई। ये सब देखकर मैं बेहद हैरान था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने वाला था और नाश्ते के लिए किचन की तरफ गया तो देखा पुप्पो तो वहाँ नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान हुआ और कमरे की तरफ गया तो वो अभी तक बिस्तर में लेटी हुई थी। मैंने उनको आवाज़ दी कि फूफो, आप अभी तक उठी क्यों नहीं? उठ जाएं, मुझे नाश्ता बना दें। जवाबन फूफो कहने लगी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैं उनके माथे पर हाथ रखा, वो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, देखा, ये तो होना ही था, आधी रात के वक्त उठकर 2 घंटे नहाएंगी तो बुखार तो होगा ही सही। मैंने जैसे ही ये कहा, फूफो ने फौरन अपनी आंखें खोली। अरे, तुम्हें ये सब कैसे पता? जवाबन मैंने कहा, फूफो, मैंने आपको बताया था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने देखा कि आप आधी रात को नहाने जाती, मगर ऐसा क्यों करती हैं? मेरी बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात को समझ नहीं सकोगे। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था, मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली और फूफो को लेकर गांव के हकीम के पास गया। उन्हें दवा लेकर दी। जैसे ही हम दोनों घर वापस आए, उस दिन मैंने फूफो को कोई काम नहीं करने दिया। मैं उनके पास बैठा रहा, उन्हें अपने हाथों से दवा दी, उनको नाश्ता खुद बना कर दिया और फिर एक बार फिर से मैंने वही बात शुरू कर दी। मैंने कहा, फूफो,
क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती हैं? कहने लगी, अरे पगले, ये कैसी बात कर दी तुमने? मेरी कौन सा अपनी कोई औलाद है? उन्होंने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम ही तो हो मेरे सब कुछ। तब मैंने फौरन उनसे पूछा, अच्छा अगर मैं आपका बेटा हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती हैं कि आखिर क्या बात है, आप परेशान रहती हैं, गुमसुम रहती हैं? क्या बात है? क्या मुझसे कैसे हो सकता है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद फूफो कुछ देर खामोश नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर वो एकदम से अपनी जगह से उठी और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा ली। मैं हैरानगी से देखता ही रह गया। ये हो क्या रहा है? आखिर फूफो किस उलझन का शिकार है? वह मुझसे कह क्यों नहीं रही? मैं बुरी तरह से उलझ चुका था, परेशान था। मैं अपना सर थाम कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मुझे किससे इस बात का जिक्र करना चाहिए? क्या मुझे अम्मा से कहना चाहिए कि फूफो परेशान है? मैं वहीं इसी जगह पर काफी देर तक बैठा सोचों में उलझा रहा, मगर कोई भी सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं फैसला कर पा रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फूफो को परेशान देखकर मैं खुद परेशानी और उलझन का शिकार था, मगर मैं किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था। थक हार कर मैं वहां से उठ गया। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर फूफो चाहेंगी तो वो अपना मसला खुद भी तो किसी से शेयर कर सकती हैं। अगर खुद नहीं कह रही तो इसका मतलब है वो अभी ये बात किसी से करना नहीं चाहती। शायद फिर यूं ही बेदिली से दिन गुजरते रहे। मैं अभी भी फूफो के कमरे में सो रहा था, लेकिन अब मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं पाता था। और तो और कई बार मैं फूफो को बिस्तर से उठकर बाहर निकलते हुए भी देखता था। लिहाजा मैंने ये सोचा क्यों न जाकर फूफो की निगरानी की जाए और ये देखा जाए कि आखिर ये वो आधी रात को उठकर कहाँ जाती हैं। उस रात मैं सोने के लिए लेट चुका था। मैं नींद कुनूद की कैफियत में था। तभी मैंने देखा कि फूफो अपने बिस्तर से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं काफी देर तक उनकी वापसी का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फौरन से ये बात याद आई कि रात के वक्त वो फूफो के कमरे से बाहर निकली थी। लेकिन स्कूल के लिए तैयार होने के लिए जब मैं साथ वाले कमरे में गया तो अच्छी तरह गहरी नजरों से उस कमरे का जायजा लेने लगा, क्योंकि घर में दो ही कमरे थे। अगर वो अपने कमरे से बाहर निकली थी तो इसका मतलब था वो इसी कमरे में आई होंगी। और फिर अचानक मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी और मैं दंग रह गया। वो जली हुई सिगरेट का टुकड़ा था। सिगरेट के टुकड़े को हाथ में लिए मैं सोच रहा था कि हमारे घर में तो कोई भी सिगरेट नहीं पीता, फिर ये टुकड़ा कहाँ से आया? अचानक जहन में बहुत से सवालात जन्म ले चुके थे। और फिर एक रात एक अजीब वाकया पेश आया। मैं अपनी आंखों से कुछ ऐसा मंजर देखा जिसने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मुझे वो सारी की सारी बात समझ आ चुकी थी जो फूफो मुझे नहीं बताना चाहती थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी। उस रात भी मैं और फूफो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। मैंने आंखों पर बाजू रखकर सोने की अदाकारी की। ये हरकत मैं चंद दिन से कर रहा था। सच कहूँ तो मैं फूफो पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, फिर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है। और फिर उस दिन वो वजह भी सामने आ गई। उस दिन भी मैं सोता बन चुका था, मगर जानता था कि फूफो अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। रात का पहला हिस्सा गुजर चुका था। अब तो मुझे सच में नींद आने लगी थी, मगर मैं अभी तक जाग रहा था। और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक फूफो बहुत आहिस्तगी से अपने बिस्तर से नीचे उतरी और चलते हुए मेरी चारपाई के पास आकर खड़ी हुई। फिर उन्होंने आहिस्ता से मुझे आवाज़ दी, सलमान, सलमान। मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। वो कुछ देर वहाँ पर खड़ी मेरी तरफ गौर से देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटा कुछ देर तो उनकी वापसी का इंतजार करता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर वो कमरे से बाहर निकल कर क्यों गई और कहाँ गई, क्योंकि वॉशरूम तो कमरे के अंदर ही मौजूद था। तो फिर वो कहाँ गई? जब वो काफ़ी देर तक कमरे में वापस नहीं लौटी तो मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा, पाँव में जूता पहने बगैर ही दबे कदमों बाहर सहन में निकल आया। फूफो के उस कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा मेरा था, जहाँ पे पहले मैं सोया करता था। मैंने उधर नज़र दौड़ाई तो हैरान रह गया, क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं दो चार कदम मजीद दरवाजे के करीब हुआ तो मुझे अंदर से सरगोशियों में बात करने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, यानी कि फूफो के साथ उस कमरे में कोई और भी मौजूद था।
मगर कौन? ये बहुत सवालिया निशान था। अचानक मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, यही सोचकर कि उस वक्त घर में मेरे और फूफो के अलावा भी कोई मौजूद था। मैंने दरवाजे को तो हाथ नहीं लगाया, मगर दरवाजे की तरफ देखकर यही लग रहा था कि अंदर से कुंडी लगाई गई है। फिर धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजे की झुर्री से आंख लगाकर अंदर झांकने की कोशिश की। ये लकड़ी के दरवाजे काफी पुराने थे और इसमें जा बजा झुर्रियां बनी हुई थी, जिससे आसानी से आर पार देखा जा सकता था। और फिर सामने जो मंजर मुझे नजर आया, उसे देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। मैं बच्चा था, न समझता, मगर इतना भी बच्चा नहीं था कि मैं ये ना समझ सकूं कि क्या हो रहा है। मैंने फौरन अपने सर को पीछे कर लिया और लंबे लंबे सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर से दरवाजे की दूरी से आंख लगाकर अंदर झांका। अंदर कमरे में फूफो के साथ एक दरमियानी उम्र का शख्स मौजूद था। उसकी उम्र भी कोई 30 या 35 बरस होगी। उस शख्स ने फूफो के हाथ में अपने हाथों में थाम रखे थे और फूफो से कह रहा था, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? आखिर कब तक हम यूं चोरी छुपे मिलते रहेंगे? जवाबन फूफो की शर्मनाक सी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं क्या करूं? तुम नहीं जानते, मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हूँ। फूफो की बात सुनने के बाद उस शख्स ने फूफो को गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम दिल छोटा बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी परेशानी हर मुसीबत से निकालूंगा, आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। तभी फूफो ने उस शख्स को अपने आप से जुदा करते हुए कहा, बस अब तुम जाओ, ये न हो कि सलमान विजय। ये कहते हुए फूफो ने दरवाजे की तरफ भी देखा तो मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस लौट आया और फौरन बिस्तर पर उसी हालत में लेट गया। कुछ ही पल गुजरे थे कि फूफो खुद भी कमरे में वापस आ चुकी थी। वह जिस खामोशी से कमरे से निकली थी, उसी तरह वापस आई और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था और अभी अभी जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये सब हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। वो पूरी रात में जाकर गुजारता रहा, एक पल के लिए भी मुझे नींद नहीं आई और मैं ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर सुबह जब फजर की अजान की आवाज़ बुलंद हो रही थी, तब मैं अपने दिल में सोच कर फैसला कर चुका था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगली सुबह मुझे स्कूल तो नहीं जाना था क्योंकि इतवार का दिन था और छुट्टी थी, मगर फिर भी मैं वक्त पर उठ गया था। मुंह हाथ धोने के बाद मैं किचन गया तो देखा फूफो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। मैं वहीं पीढ़ी पर बैठकर उनके पास नाश्ता करने लगा। हम दोनों नाश्ता करने में मसरूफ थे। किचन में खामोशी छाई हुई थी। तब उस खामोशी को मैंने तोड़ दिया। मैंने कहा, फूफो, आपको बात कर लेनी चाहिए। चाय का घूंट भरते हुए फूफो ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, किस बारे में? मैंने कहा, उस शख्स के बारे में जिससे रात को आप मिलती हैं। फूफो के हाथ में पकड़ा चाय का कप छलक गया। उन्होंने फौरन उसे फर्श पर वापस रखा और मुझसे नजरें चुराते हुए कहने लगी, क्या बात कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो मैंने गहरी नजरों से उनकी तरफ देखा और लंबी सांस खारिज करते हुए कहा, देखिए फूफो, आप कब तक यूं अपने से जंग लड़ती रहेंगी? आज ये बात मेरी नज़र में आई है, कल किसी और की नज़र में जाएगी और आपके किरदार पर उंगलियां उठेंगी। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उसका कोई हल निकालें? आपको बड़ों से बात करनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही फूफो की आंखों में फौरन से आंसू जगमगाने लगे। उन्होंने तेजी से अपने हाथ की पुष्ट से आंखें रगड़कर साफ की और कहने लगी, यह बात कह देनी जितनी आसान है, करनी उतनी ही मुश्किल है। अगर लोग इस तरह मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे तो जीने मुझे फिर भी नहीं देंगे। इस तरह की बातें करेंगे कि आप शौहर के साथ वफा न कर सकी। शौहर को मरे 1 साल नहीं गुजरा और उसको अपनी शादी की फिक्र है। फूफो ने सर झुकाते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और कहा, देखिए फूफो, मेरी बात सुनिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। लोगों का काम है बातें करना, आप बस वो करें जो आपको ठीक लगता है और सबसे बढ़कर दीन में भी जायज़ है। इसके लिए आपको किसी की भी मुतमिन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात मानिए, ज़्यादा देर मत कीजिए और सुनिए, अम्मी से बात कर लीजिए इस बारे में, या अगर आप कहें तो मैं बात करूंगा। फूफो ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखती रही। फूफो ने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं अपने दिल में फैसला कर चुका था, इस पर अमल करने का भी इरादा रखता था। लिहाजा अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो वापसी पर सीधा घर नहीं आया,
बल्कि मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया। दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल होता देखकर अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और माथे पर बोसा देते हुए कहने लगी, कैसा है मेरा बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ। अम्मा बस्ता उतार कर चारपाई पर रखा और मैं वहीं बैठ गया। अम्मा मेरे लिए खाना निकालने लगी, मेरे सामने रखा और वहीं मेरे साथ बैठ गई। खाना खाते हुए मैंने अम्मी से कहा, अम्मा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अम्मा कहने लगी, हाँ कहो बेटा, क्या बात है? सब खैरियत तो है? तेरी फूफो तो ठीक है? मैंने कहा, अम्मा सब खैरियत है और फूफो भी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे से अम्मा को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही अम्मा दमबख्त सांस रोक के मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बात मुकम्मल की तो अम्मा सोच में पड़ गई और हिचकिचाते हुए कहने लगी, सलमान तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर क्या सब खानदान वाले इस बात पर रजामंद हो जाएंगे? मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं होंगे? मगर इसमें गलत बात क्या है? आप मुझे बताइए कि फूफो जवान और तनहा है, कब तक वो यूं अकेली बैठी रहेंगी? और दूसरी शादी करने का मतलब ये नहीं है कि शौहर से बेवफाई। उनका पहला शौहर मर चुका है। जब तक वो जिंदा था उन्होंने उनके साथ वफा की है और अब अगर उनके शौहर नहीं रहे तो दूसरी शादी करना उनका हक है। उस दिन मैं अम्मा को समझाने में कामयाब हो गया और उसके बाद खुशी खुशी में घर वापस लौट आया। उसके बाद की कहानी नहायत मुख्तसर थी। अम्मा ने किस तरह बाकी घर वालों को राजी किया ये मैं नहीं जानता, मगर वो शख्स जिससे फूफो रात की तन्हाई में मिलती थी, बाद में मुझे फूफो की ज़बान से ही मालूम हुआ कि वो शख्स फूफो को उनकी शादी से पहले ही चाहता था, मगर इससे पहले कि वो फूफो के घर रिश्ता भेजता और उन दोनों की बात पक्की हो सकती, ये बात शादी तक पहुंचती, उससे पहले ही फूफो के घर वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था और यूं ये मोहब्बत की कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। मगर दूसरी तरफ वो शख्स जिसका नाम कदीर था, वो अब तक गैर शादीशुदा था। फिर जैसे ही उसे पता चला कि फूफो के शौहर का इंतकाल हो चुका है तो उसने दोबारा से फूफो से राब्ता बढ़ाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहा। और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैंने दिल में ये तहैया कर लिया था कि मुझे अपनी फूफो के लिए आगे के रास्ते को आसान करना है। उनके कदम गुनाह के इस रास्ते से हटाकर उसके लिए जायज़ और हलाल रिश्ते पर बांध दिया जाए। और फिर महज 2 से 3 माह की कोशिश के बाद घर में सादगी के साथ फूफो और कदीर का निकाह हो चुका था। फूफो एक बार फिर से रुखसत होकर अपने शौहर के साथ अपने ससुराल रवाना हो गई थी, मगर जब भी वो घर आती तो कई बार मेरा शुक्रिया अदा करती कि मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, वरना शायद वो कभी भी हिम्मत न कर पाती। आप देखने और सुनने वालों को एक आखिरी बात भी बताता चलूं कि फूफो की शादी के बाद मैं दोबारा से अपने माँ बाप के घर वापस आ चुका था, मगर वो घर जो फूफो के शौहर की मिल्कियत था, उनकी वफात के बाद फूफो के नाम मुंतकिल हो चुका था। मेरे नाम कर दिया फूफो ने।